स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट सेकंड के नोट्स करेंगे कंप्लीट। अगर आप सिर्फ ये नोट्स कर लेते हो एग्ज़ाम से पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, तो आप यूनिट सेकंड से कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। जितने भी नोट्स में आपको क्वेश्चन, जितने भी आंसर, प्रैक्टिकल, जितना भी मटेरियल मिले आपको ये सब कवर करना है। और जितना भी आपके पास टाइम है इसकी रीडिंग लगाओ 2-3 बार जितना हो सके, और इनको एक बार कवर अप करो। एग्ज़ाम इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन 1 देखो, यूनिट सेकंड, मीनिंग, एडवांटेज, लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। रेशियो एनालिसिस एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की। ये कंपेयर करती है फाइनेंशियल फिगर्स को और पता लगाती है प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी एंड सोल्वेंसी ऑफ ए बिजनेस। और रेशियो एनालिसिस हेल्प करती है मैनेजमेंट, इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देन आपको मीनिंग लिखना है। रेशियो एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है? रेशियो एनालिसिस मीन्स द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कंपेयर करते हैं टू रिलेटेड फाइनेंशियल फिगर को कंपेयर किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से, जैसे लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सोल्वेंसी रेशियो, ये सब हेल्प करते हैं ये सब रेशियोज निकालने में। स्टूडेंट्स, जो फाइनेंशियल फिगर कंपैरिजन किया जाता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसमें जितने भी फिगर होती हैं हम उनका कंपैरिजन करते हैं। जैसे सेल्स का, एक्सपेंसेस का कर सकते हैं, एंड बैलेंस शीट में भी हम करते हैं एसेट का, लाइबिलिटीज़ का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रेशियो करना है। लिक्विडिटी रेशियो यानी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पे करने के लिए हम कैपेबल है या नहीं, यानी बिजनेस कैपेबल है या नहीं, यह बताता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो दो टाइप्स हैं इसके, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। नेक्स्ट रेशियो आता है स्टूडेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये बताता है कि बिजनेस सही प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, 2 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो ये बताता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी हम लंबे समय तक फाइनेंशियल मतलब बिजनेस स्टेबल है या नहीं, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वो पे करने की कैपेबिलिटी बिजनेस में है या नहीं। डेट इक्विटी रेशियो के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। इसमें हम एफिशिएंसी पता लगाते हैं बिजनेस ऑपरेशन की, कितने एफिशिएंसी तरीके से हमारा बिजनेस ऑपरेशन कर रहा है। इसके एग्जांपल है जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। टोटल यहाँ पर 4 टाइप ऑफ रेशियो हो गए स्टूडेंट। लिक्विडिटी रेशियो, उनके फर्दर बहुत टाइप हैं लेकिन मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट बताए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो एंड एक्टिविटी, इसको हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको एडवांटेज लिखने हैं। रेशियो एनालिसिस के क्या फ़ायदे हैं? ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, फाइनेंशियल एनालिसिस में हेल्प करता है, इजी कंपैरिजन हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप मत करना। आपको यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस टाइप से ही आपको इस तरीके से ही अटैम्प्ट करना है। हेडिंग लिखनी है एंड एक्सप्लेनेशन देनी है। फिफ्थ है हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स, के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस की क्या लिमिटेशंस हैं? ये हिस्टोरिकल डाटा पर बेस्ड है, इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट है, और विंडो ड्रेसिंग होती है। विंडो ड्रेसिंग यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं कई बार उसमें मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब रॉन्ग डाटा प्रेजेंट किया जाता है ताकि रेशो बेटर दिखें। रेशियो अलोन आर नॉट इनफ। रेशियो शुड नॉट बी यूज्ड अलोन फॉर फाइनल डिसीजन मेकिंग। सिर्फ हम रेशियो को मतलब टोटली डिपेंड नहीं हो सकते फाइनल डिसीजन के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट कंक्लूजन, रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल फॉर tool for evaluating financial performance position of business. It helps management, investor and creditors in
एनालाइजिंग डिसीजन मेकिंग बट इट आल्सो हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन 1 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। रेशियो एनालिसिस का मीनिंग, इसके फ़ायदे, इसके टाइप्स एंड इसकी लिमिटेशंस। मैंने यहाँ पे आपको टाइप्स भी बता दिए, मेन 4 टाइप्स हैं, और फ़ायदे भी बता दिए। डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, इजी कंपैरिजन, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी मेजर, हेल्पफुल इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर। लिमिटेशन, हिस्टोरिकल डाटा, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, विंडो ड्रेसिंग, रेशियो अलोन आर नॉट इनफ। स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप किए तो आपकी 1-2 टाइम्स तो ये वीडियो देखते देखते ही रिवीजन हो जाएगी। इसको रीड कीजिए जितना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मूव करते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, चलिए इसको समझते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आर इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये टूल हैं, आपको समझ आ गया होगा, फाइनेंशियल एनालिसिस करने के इम्पोर्टेंट टूल हैं ये। बोथ स्टेटमेंट हेल्प मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ फंड्स इन द बिजनेस। ये फाइनेंशियल जो ये स्टेटमेंट है ये मैनेजमेंट में हेल्प करती है फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने में, और हमारा जो बिजनेस का फंड है वो उसकी मूवमेंट को फाइंड आउट करने में ये मदद करती है। लेकिन दोनों डिफरेंट मीनिंग है और दोनों के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्कोप हैं। चलो समझते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट शो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो वर्किंग कैपिटल में चेंजेस को शो करता है। स्टूडेंट्स जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो वर्किंग कैपिटल को शो करती है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जब हम किसी भी बिजनेस की जो करंट एसेट है, करंट एसेट जैसे कैश, बैंक में जो पैसा होता है, बीपी बिल्स नहीं बीआर बिल्स रिसीवेबल, तो करंट एसेट में से जब हम करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ लाइक क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब माइनस कर देते हैं, तो जो हमारा आता है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म फंड होता है जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन चलाने में मदद करता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है, ये शो करता है कि जो वर्किंग कैपिटल है, जो बिजनेस की वर्किंग कैपिटल है, उसमें कितना चेंजेस आ रहा है। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ करके हमारी वर्किंग कैपिटल आती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट मूव करते हैं, वाइल कैश फ्लो स्टेटमेंट शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताती है कि बिजनेस में कितना कैश आया और कितना गया। यहाँ पर आप मीनिंग पढ़ सकते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो शो करती है हमें सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी सोर्सेज। स्टूडेंट्स जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है वो एक ऐसी स्टेटमेंट है, आप सब इस कंसेप्ट को समझिए जो अब मैं आपको बताने जा रहे हैं हम। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो हमें हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। ये की पॉइंट है, इसको बिल्कुल फीड कर लीजिए दिमाग में। जो हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो हमें हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, एंड जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। अब समझिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो शो करती है सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज यानी कि पैसा कहाँ से आया, तो लॉन्ग टर्म में पैसा कहाँ से आया जैसे हम शेयर इशू कर देते हैं, मशीन बेच देते हैं बिजनेस की, कोई लोन लिया बिजनेस ने लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सोर्सेज हो गए, पैसा आने के सोर्सेज हो गए। और एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी सोर्सेज ऑफ फंड मैंने आपको बता दिया, जैसे शेयर इशू कर देना, मशीन सेल कर देना, लॉन्ग टर्म लोन लेना, और उन फंड को एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी यूज़ करना, कहाँ कहाँ यूज़ कर ले सकते हैं। जैसे हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, इसमें हम फंड को लॉन्ग टर्म रीपेमेंट ऑफ लोन यूज़ किया हमने, जो हमने लॉन्ग टर्म का लोन लिया था अब हम उसको रीपे कर रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। तो ये क्या होते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड होते हैं।
ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, इट एक्सप्लेन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। जो सोर्सेज और एप्लीकेशन की वजह से, जैसे जो पैसा सोर्सेज यानी पैसा आया और एप्लीकेशन मतलब पैसा गया, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी वर्किंग कैपिटल में चेंज आता है बिजनेस की, उसी को हम क्या करते हैं, समझते हैं, जो हमें बताती है। ये हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का इफ़ेक्ट बताती है, क्या पड़ता है हमारी वर्किंग कैपिटल पर। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट है जो हमें कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताती है ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। यह हमें कैश पोजीशन बताती है क्या है शॉर्ट टर्म की, और लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस के बारे में। अब यहाँ पर डिफरेंस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मीनिंग, शो मूवमेंट ऑफ फंड एंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जैसे फंड आया, जैसे मैंने आपको बताया था, सोर्सेज से फंड आया, सोर्सेज यानी फंड आया, एंड एप्लीकेशन फंड गया, तो उनके जो आने जाने से जो हमारी वर्किंग कैपिटल चेंज होती है, तो उस मूवमेंट को शो करती है ये फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करती है, ये सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो बताती है, लेकिन ये इनफ्लो और आउटफ्लो होने के साथ जो वर्किंग कैपिटल पर चेंज आता है वह फंड फ्लो स्टेटमेंट बताती है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो। आई होप आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स रिपीट करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं आपको क्या डाउट क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट है सेकंड, बेसिस, बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल। इसका बेस क्या है, वर्किंग कैपिटल ही बेस है। इसमें हम वर्किंग कैपिटल के ही चेंजेस को देखते हैं, इसमें हम कैश के चेंजेस को देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। नेक्स्ट है नेचर, फंड फ्लो में ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये नैरो कंसेप्ट है। ऑब्जेक्टिव है इसका टू एनालाइज चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या हुआ, इसमें हम कैश पोजीशन और लिक्विडिटी देखते हैं कि हमारे पास शॉर्ट टर्म में कितना कैश अवेलेबल है। देखो फोकस, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस है और ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एनालिसिस है। सिक्स, यूजफुलनेस, यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, यूजफुल फॉर कैश मैनेजमेंट के लिए। इसमें वर्किंग कैपिटल इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और इसमें नॉट इम्पोर्टेंट। कैश पोजीशन डज नॉट डायरेक्टली शो, कैश पोजीशन शो नहीं करती, ये डायरेक्टली शो करती है कैश पोजीशन को। नेक्स्ट है अकाउंटिंग बेसिस, ये एक्रूअल बेसिस है, ये कैश बेसिस है। स्टूडेंट्स जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे की जाती है, यानी कि जब ट्रांजैक्शन होती है, जैसे गुड सोल्ड किए, तभी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं। बट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें कैश बेसिस पे होता है, जब तक हमें कैश रिसीव नहीं होता तब तक हम उस पेमेंट या रिसीव नहीं होता तब तक हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। स्कोप, इसका वाइडर स्कोप है, इसका लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, इसमें प्लानिंग के लिए यूज़फुल होती है, और ये लिमिटेड स्कोप है, इसमें हम शॉर्ट टर्म का पता लगाते हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करती है, ये हमें शो करती है वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को, ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस में हेल्प करती है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट के फ़ायदे, ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन बता देती है, शॉर्ट टर्म में कितना पैसा अवेलेबल है बिजनेस के पास। हेल्प इन कैश मैनेजमेंट में हेल्प करती है, यूज़फुल फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग में के लिए हेल्पफुल है, और हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स के लिए भी हेल्पफुल है। अगर किसी बिजनेस को इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, या किसी को हमें पैसे देने हैं जिससे लिए थे कुछ मतलब ट्रांजैक्शन हुई थी, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट कंक्लूजन, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आर बोथ इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, बट दे आर डिफर इन ऑब्जेक्टिव स्कोप. Fund flow statement focuses on working capital, long-term financial position, whereas cash flow statement focuses on cash movement and short-term liquidity position of the business. आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना, इनका डिफरेंस प्रिपेयर करना, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिफरेंसेस और इसके एडवांटेजेस दोनों के कंक्लूजन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 होगा आई थिंक, ये इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट।
कैश फ्लो स्टेटमेंट एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमें शो करती है कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो का ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग कैश पोजीशन लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस. यहाँ पे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग लिखना है. ये हमें स्टेटमेंट है जो शो करती है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. कैश आना और कैश जाना का रिकॉर्ड शो करती है. द मेन पर्पज ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू एनालाइज पोजीशन और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस. अब क्लासिफिकेशन देखते हैं कैश फ्लो की. कैश फ्लो जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं मेनली वो इन 3 बेस पिलर हैं, इस पर बेस बनती है स्टूडेंट्स. आप जितना मैंने इसमें नोट्स में दिया आपको इतना ही करना है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा. सबसे पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. दीज आर डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू नॉर्मल ऑपरेशन. स्टूडेंट्स कैश फ्लो को हमने 3 मेन पिलर पर क्लासीफाई किया है. सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इसमें क्या होता है जो बिजनेस डेली एक्टिविटी करता है, डेली ऑपरेशन करता है, जैसे कैश में सेल, किसी को सैलरी देना, रेंट देना, इसके अंदर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आती हैं. नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जैसे कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मशीन परचेज कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट को, ये इन्वेस्टिंग के अंदर आता है. फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जो हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस या कैपिटल से रिलेटेड होता है, जैसे शेयर को इशू कर रहे हैं, लोन रिसीव किया, डिविडेंड पे किया. तो ये क्लासिफिकेशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट. जब हम बनाते हैं तो 3 मेन पिलर के बेस पर बनाते हैं. ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिक जिनसे कैश आता है हो जाता है. इन्वेस्टिंग जिनसे इन्वेस्टमेंट करके कैश आता है जाता है. फाइनेंसिंग जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रिलेटेड होता है. नेक्स्ट है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के. नॉर्मल सी बात है, कैश पोजीशन का पता लगाना हमारा मोटिव रहेगा. ये जानना कि कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है. लिक्विडिटी का पता लगाना कि शॉर्ट टर्म पेमेंट एबिलिटी कितनी है बिजनेस की. फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में. फ़ायदे हम यही लिख देंगे, कैश मैनेजमेंट में मदद करता है, लिक्विडिटी पोजीशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टर और क्रेडिटर को हेल्प और शॉर्ट टर्म डिसीजन में. नेक्स्ट कंक्लूजन, कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस का जो हमें शो करता है इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश. इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी पोजीशन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में. नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 होगा आई थिंक. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. स्टूडेंट्स अब हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस देखने हैं. फंड फ्लो स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट टूल है, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए. ये शो करता है फंड की मूवमेंट को और क्या चेंज करते हैं फंड मूवमेंट होने से वर्किंग कैपिटल पर ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड. इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट. फंड फ्लो स्टेटमेंट वही है जो शो करती है सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है और क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं वर्किंग कैपिटल में. इन फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड मीन्स वर्किंग कैपिटल. जो फंड है यहाँ पर वो वर्किंग कैपिटल है. इट एक्सप्लेन वेयर फंड केम फ्रॉम, वेयर फंड were used. The main purpose of fund flow statement is to analyze the changes in working capital. तो यहाँ पर फंड फ्लो मेन बेस वर्किंग कैपिटल का ही है फंड फ्लो स्टेटमेंट में, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश. सोर्सेज ऑफ फंड बता सकते हैं, इशू ऑफ शेयर, लॉन्ग टर्म लोन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. एप्लीकेशन ऑफ फंड, कहाँ कहाँ फंड को हम यूज़ कर रहे हैं, परचेज ऑफ मशीनरी, रीपेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट. क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के. यह एनालाइज करना कि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में, कि वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है, ये स्टडी करना. टू नो सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, यह पता लगाना कि किस सोर्सेज से फंड आ रहा है और कहाँ एप्लीकेशन हो रही है फंड की, कहाँ फंड यूज़ हो रहा है. 3 है टू हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग में, फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने में, एंड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस, यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग,
शो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कि कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, वही मेन पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। आप इनको पढ़ोगे ना बार बार, आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा और एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा अगर आप ये नोट्स कर लेते हो। हेल्पफुल इन फाइनेंशियल कंट्रोल में, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग में। लिमिटेशन कमियां क्या है? डज नॉट शो एग्जैक्ट कैश पोजीशन, नहीं बताता ये। इट फोकसेज ऑन वर्किंग कैपिटल पर फोकस करता है, एक्चुअल कैश पर नहीं। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी डिफ़िकल्ट, कई बार डिफ़िकल्ट हो जाती है पूरी प्रिपेयर करने में। दस फंड फ्लो स्टेटमेंट एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल टूल है जो शो करता है सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट की नीड क्या है और मेथड्स क्या है इनको प्रिपरेशन करने की। चलिए देखते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट टूल, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। These statements help management in understanding movement of fund and cash in the business. They are useful for planning, control and decision making. Fund flow statements show changes in working capital, while cash flow statements show inflow and outflow of cash during an accounting period. I hope student आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट मीनिंग वही स्टेटमेंट जो हमें सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ फंड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में शो करती है। इट हैज़ अंडरस्टैंडिंग फंड्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है और क्या चेंज हो रहा है वर्किंग कैपिटल में। ये जो है ये मेन है, कीवर्ड्स है ये। फंड मीन्स वर्किंग कैपिटल के नीचे जो लिखा है इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, ये समझ लो बस। मेन फंड फ्लो स्टेटमेंट सारा इसी पर बेस है। स्टूडेंट्स, अब है नीड इम्पोर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्या ज़रूरत क्यों है हमें फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की। फाइनेंशियल एनालिसिस, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का हम पता लगा पाते हैं, क्या कितना चेंज हो रहा है, क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है वर्किंग कैपिटल। फाइनेंशियल प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग में, हेल्प इन फाइनेंशियल कंट्रोल में। अब हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है तो इसके क्या मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। स्टेप 1 में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम वर्किंग कैपिटल देखते हैं कितना वर्किंग कैपिटल में चेंज आया और उसे राइट डाउन कर देते हैं कि इतना अमाउंट चेंज आया। सपोज 50,000 था, अब वर्किंग कैपिटल 70,000 हो गई, तो इसमें कितना चेंज आया 20,000, तो इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं, कैलकुलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जो बिजनेस नॉर्मल जो ऑपरेशन करता है वहाँ से कितना फंड अर्न कर रहा है, जैसे प्रॉफिट कितना हो रहा है। स्टेप 2 में हम ये देखते हैं। स्टेप 3 में क्या करते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड, कहाँ कहाँ से बिजनेस में पैसा आ रहा है लॉन्ग टर्म के थ्रू। स्टेप 4 में क्या करते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी कि पैसा फंड कहाँ कहाँ जा रहा है। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, सभी को एक स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉपर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि पैसा कहाँ आया, कहाँ गया और क्या कारण थे उस चेंजेस के, और जो प्रॉफिट हुआ वो भी एक फ़ंड हो गया, इनकम हो गई बिजनेस के लिए। तो लास्ट में हम प्रिपेयर करते हैं कंप्लीट फंड फ्लो स्टेटमेंट में और पता लगाते हैं चेंजेस कैसे और क्यों आए वर्किंग कैपिटल में। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश शो करती है, कैश पोजीशन, लिक्विडिटी और कैश मैनेजमेंट को बताती है। इसकी नीड इम्पोर्टेंस क्या है, नीड हो या इम्पोर्टेंस दोनों सेम लिख सकते हो आप। शो कैश पोजीशन शो करती है, इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये कैश पोजीशन शो करती है। लिक्विडिटी एनालिसिस में मदद करती है, फाइनेंशियल प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, इन्वेस्टर और क्रेडिटर को हेल्प करती है। इसके मेथड क्या है प्रिपेयर करने के। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 2 मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, अंडर दिस मेथड जो एक्चुअल कैश आया वो रिसिप्ट आया, जैसे कैश रिसिप्ट हुई तो हम राइट डाउन करते हैं हाँ इतना कैश आ गया, और कैश गया तो हाँ इतने कैश की पेमेंट हो गई, और जो जितना कैश बचता है हम वो लिख देते हैं। मतलब नॉर्मली डायरेक्ट हम एंट्रीज कर देते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। बट इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है,
स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट मेथड में क्या किया जाता है, जो प्रॉफिट होता है बिजनेस का उसको कैश में कन्वर्ट किया जाता है। देखो कह देते हैं कि प्रॉफिट हुआ बिजनेस को 50,000 का सपोज, तो एक्चुअल में प्रॉफिट उतना होता नहीं, जितना लिख दिया उतना कैश में अवेलेबल होता ही नहीं वो प्रॉफिट। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इसमें इनडायरेक्ट मेथड में हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे जो हमारा प्रॉफिट है उसमें हमने लिखा था कि डेटर से 10,000 रुपये लेने हैं, तो हमने उसमें ऐड कर दिया कि 10,000, लेकिन अभी एक्चुअल में हमारे पास कैश अवेलेबल है नहीं, अभी तो लेने हैं, तो उसको डेटर को हम माइनस करते हैं और हम लिख देते हैं कि क्रेडिटर को 7,000 देने हैं, फिर उसको लेस करके प्रॉफिट निकालते हैं। तो अभी 7,000 क्रेडिटर को दिए कहाँ हैं, तो उसको वापस ऐड करते हैं। अभी हमारे पास कैश अवेलेबल है बिजनेस में, तो हम इससे इनडायरेक्ट मेथड से कैश लिक्विडिटी फाइंड आउट करते हैं बिजनेस के शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसमें हम प्रॉफिट को ही कैश में कन्वर्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट से जो नॉन कैश आइटम है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है, इनको एडजस्ट करते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट मेन 3 पिलर पर बेस है। इसके 3 पार्ट्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो डेली बेसिस पे कैश आता जाता है। इन्वेस्टिंग जो लॉन्ग टर्म्स में इन्वेस्ट या करते हैं, हम परचेज करते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी, लोन से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो में छोटा सा डिफरेंस आप दे सकते हैं, बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल, बेस्ड ऑन कैश। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एनालिसिस, ब्रॉडर कंसेप्ट, नैरो कंसेप्ट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्योंकि ब्रॉडर कंसेप्ट इसलिए कहा गया क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस है। इसको नैरो कंसेप्ट इसलिए कहा गया क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एनालिसिस है। तो नेक्स्ट आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट टूल है फाइनेंशियल पोजीशन और कैश पोजीशन ऑफ ए बिजनेस की पता लगाने के लिए। दी स्टेटमेंट हेल्प मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस यूनिट से आपको जो प्रैक्टिकल करने हैं वो सिर्फ यही करने हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, रिवीजन नोट्स हैं। बीकॉम ऑनर्स 6 सेमेस्टर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट नोट्स विद फॉर्मूलाज। सबसे पहला करंट रेशियो, हमने बात की थी लिक्विडिटी रेशियो की। रेशियो के टाइप्स में अगर आपको याद हो, ऊपर जो लिक्विडिटी रेशियो है वो हमें शॉर्ट टर्म हमारे पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है वो बताता है, तो उसमें आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो हमें शॉर्ट टर्म हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है बिजनेस के पास ये बताता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। मतलब आइडियल रेशियो इसमें 2:1 माना जाता है स्टूडेंट्स, यानी कि करंट एसेट 2 गुना हो लाइबिलिटीज़ से, ताकि हम लाइबिलिटी पे कर सकें। ठीक है। करंट एसेट कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, बी रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर, बिल्स पेपर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट। एग्जांपल है जैसे करंट एसेट 3 लाख, करंट लाइबिलिटी 1,50,000, तो 3 लाख डिवाइड बाई 1,50,000 2:1 आ जाएगा यहाँ से। और इसका मतलब हमारे पास एसेट 2 गुनी है, 2 गुना ज़्यादा है लाइबिलिटी से, तो ये एक आइडियल अच्छा रेशियो माना जाता है। इंटरप्रिटेशन भी लिखनी ज़रूरी है स्टूडेंट्स, अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो एग्ज़ाम में तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इंटरप्रिटेशन ज़रूर लिखना, इसका मीनिंग होता है, मतलब जो आपने फॉर्मूला प्रैक्टिकल निकाला है, फॉर्मूला अप्लाई करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, उसका मीनिंग क्या है। तो आप ये लिख सकते हैं, इट मीन्स द बिजनेस हैज सफिशिएंट करंट एसेट टू पे करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, करंट रेशियो इज ए लिक्विडिटी रेशियो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्विक रेशियो, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, ये भी लिक्विडिटी रेशियो है। इसमें क्या मेन बात आपको याद रखनी है, इसमें भी करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़ ही करते हैं, बट करंट एसेट में हम स्टॉक और प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करते। करंट क्विक एसेट जो बिल्कुल क्विक सेकेंडों में हमारे पास आ जाए, उसे स्टॉक को नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि स्टॉक को कैश करंट एसेट है, बट यानी जिसको हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टॉक को हम जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी जो आपने एडवांस में खर्चे कर दिए, जैसे आपने एडवांस रेंट दे दिया, उसको भी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करते हैं, करंट एसेट निकालते हैं, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हमारी आ जाती है करंट एसेट, और उसको डिवाइड कर देते हैं करंट लाइबिलिटी से, तो हमारा आ जाता है क्विक रेशियो। इसे आइडियल रेशियो है 1:1। क्विक एसेट इंक्लूड कैश इंक्लूड होता है, ये 6 आइटम याद रख लीजिए आप।
कैश, बैंक डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। टोटल 5 आइटम्स हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है मतलब वैसे रिमेंबर रखें कि हाँ ये होते हैं जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्विक एसेट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट याद रखें, ये एक जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है क्विक एसेट एक्सक्लूड स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस फॉर फ्यूचर, जो मैंने आपको बताया, जैसे एडवांस में रेंट दे देना, एडवांस में सैलरी दे देना। एग्जाम्पल करंट एसेट 3 लाख है, स्टॉक 1,20,000 है, तो प्रीपेड एक्सपेंसिस 30,000, करंट लाइबिलिटी 1,50,000। तो क्या करेंगे हम, 3 लाख जो हमारी करंट एसेट है उसमें से माइनस कर देंगे 1,20,000 स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसिस 30,000, तो हमारा आ गया 1,50,000 करंट एसेट में अब डिवाइड कर देंगे 1,50,000 डिवाइड कर देंगे करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी, तो 1:1 आ गया। इट मीन्स द बिजनेस हैज सफिशिएंट क्विक एसेट टू पे करंट लाइबिलिटी इमीडिएटली। ये इंटरप्रिटेशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, स्टॉक नॉट इंक्लूडेड इन क्विक एसेट, ये बिल्कुल याद रखना, प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक इंक्लूड नहीं होते। क्विक एसेट एक्सक्लूड में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशियो था ये, क्विक रेशियो। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो शो करता है हमें कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न हुआ सेल पर। इट मेजर ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्शन। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स में से हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ सेल्स रिटर्न इज नॉट गिवन देन सेल इज नेट सेल। नेट सेल निकालनी होती है स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में। नेट सेल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होता है। अगर सेल्स रिटर्न एग्जाम में नहीं दे रखी तो उस सेल को ही हम नेट सेल मान लेंगे। यहाँ पर देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 दे रखा है, नेट सेल 4 लाख दे रखी है, तो 80,000 डिवाइड बाय 4 लाख कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। इसको हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं। इट मीन्स द बिजनेस अर्न ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100 मैंने आपको बताया फॉर्मूला। आप एग्ज़ाम में फॉर्मूला भी लिख देंगे ना, फिर भी आपको एग्ज़ाम में मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ये इम्पोर्टेंट रेशियो है, सिर्फ यही रेशियो कर लोगे तो भी काफ़ी है स्टूडेंट, जितने इस वीडियो में आपको कराए जा रहे हैं, बट इनको स्किप मत करना। आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। यूनिट सेकंड से आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे कोई भी क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? जो फाइनल प्रॉफिट अर्न ऑन सेल आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चों के बाद जितना बिजनेस अर्न करता है प्रॉफिट नेट ऑन सेल्स पर। इसे कैसे निकालते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो को? नेट प्रॉफिट, इसमें हम नेट प्रॉफिट लेते हैं और डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से। ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंस, ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं, यानी जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते। एग्जाम्पल, नेट प्रॉफिट आ गया 90,000, नेट सेल है 4,50,000, तो डिवाइड कर देंगे इंटू 100, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। इंटरप्रिटेशन, इट मीन्स द बिजनेस अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है रेशियो में? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट को यूज़ करता है, नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट को। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ़ेक्ट करते हैं, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ़ेक्ट करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस इफ़ेक्ट करते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। नेक्स्ट है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टूडेंट्स, शो कितने बार स्टॉक
एक साल में कितनी बार स्टॉक टर्न हुआ यानी सोल्ड हुआ, कितनी बार बेचा गया। इट मीन्स स्टॉक मैनेजमेंट एफिशिएंसी पता लगाते हैं इसमें। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और एवरेज स्टॉक निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6 लाख, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। तो यहाँ से एवरेज स्टॉक आ जाएगा 1 और 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 1,50,000, और अब 6 लाख डिवाइड बाई 1,50,000, तो यहाँ पे आ गया 4 टाइम्स, यानी एक साल में 4 बार स्टॉक सोल्ड हुआ है। इट मीन स्टॉक इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड 4 टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डेट इक्विटी रेशियो। डू नॉट फॉरगेट एवरेज स्टॉक को निकालना भूलना मत, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेट इक्विटी रेशियो शो रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर होल्डर फंड। इट मेजर लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, यानी हमारे बिजनेस में कितना उधार का पैसा है लॉन्ग टर्म डेट और कितना खुद बिजनेस का पैसा है, ये पता लगाते हैं हम इसमें। लॉन्ग टर्म डेट इंक्लूड डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, और इसका फॉर्मूला है डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आ जाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। आइडियल रेशियो होता है 2:1। लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख, शेयर होल्डर फंड 3 लाख, 2:1, यानी इट मीन्स आउटसाइडर फंड आर ट्वाइस ज़्यादा है शेयर होल्डर के फंड से। करंट लाइबिलिटी आर यूजुअली नॉट इंक्लूडेड इन डेट इक्विटी रेशियो। करंट लाइबिलिटी को इंक्लूड नहीं करते, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को इसमें इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर हैं ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे हम प्रोडक्शन के लिए गुड्स मंगवाते हैं बिजनेस में। कैरेज आउटवर्ड यानी जब हम सेल करते वक्त भेजते हैं गुड्स को आउटसाइड बिजनेस से। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम टिप्स, स्टूडेंट्स हमेशा फॉर्मूला लिखें पहले, फिर उसकी कैलकुलेशन शो करें आप कैसे कर रहे हो। ये नहीं कि आपने कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर कर दी और डायरेक्ट आंसर लिख दिया, नहीं, कैलकुलेशन शो करो स्टेप बाय स्टेप, और इंटरप्रिटेशन ज़रूर लिखो, और फॉर्मूलाज़ को डेली याद करते रहो। जितने मैंने ऊपर बताए हैं सिर्फ यही कर लोगे काफ़ी है। नेक्स्ट है कैश फ्लो एक्टिविटी क्लासिफिकेशन। एक्टिविटी क्लासिफिकेशन हमने ऊपर डिस्कस कर रखी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस चलाने वाली एक्टिविटी, कैश फ्रॉम कस्टमर, सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी, कमीशन रिसीव्ड, जो डेली कैश आता जाता रहता है नॉर्मल एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मशीन परचेज, मशीन सोल्ड, बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग सोल्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, लैंड परचेज। इंपॉर्टेंट रूल, परचेज मतलब कैश आउटफ्लो, सेल मतलब कैश इनफ्लो। नेक्स्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये सब फाइनेंस, लोन, डिवेंचर, डिविडेंड, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड। ये आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ें, एक्टिविटी अपना हाथ रख के स्क्रीन के ऊपर, और फिर देखें कि आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी है या नहीं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इजी मेमोरी टिक, आई थिंक आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ये आपके लिए एक टेस्ट है, आपको ये बताना है कि कौन सा कैटेगरी है जो ये हमने ऊपर एक्टिविटी की है। ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, ये आपको ही बताना है। अगर आप ये बता पाते हो तो आपको ऊपर की एक्टिविटी वो क्लियर हो गई हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो रेशियो एनालिसिस है उसकी क्विक रिवीजन नोट्स। करंट रेशियो आई होप आपको समझ आ गया होगा, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक एक बार आप इसको देख लीजिए क्योंकि हम फटाफट कर रहे हैं इसको भी। आपको जितनी बार रिवीजन होगी एग्ज़ाम से पहले उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए, उतना आप रिमेंबर कर पाएंगे। क्विक एसेट रेशियो, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय
2 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स में से हम ग्रोस प्रॉफिट को लेस कर देंगे तभी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा स्टूडेंट्स। रिसीवेबल डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हमने नहीं किया था। क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल करके हमें पता चल जाएगा डेटर टर्नओवर रेशियो। एवरेज कलेक्शन पीरियड, हम कितने पीरियड में कितने मंथ्स में हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। टर्नओवर रेशियो स्टूडेंट, जो हम यहाँ पर डेटर टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, अगर हम डेटर्स यानी हम डेटर से जो कैश रिसीव कर रहे हैं, जो वो कितने पीरियड में कलेक्ट कर रहे हैं, वो एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है। अगर मंथ्स में निकालना है कितने मंथ्स में, तो 12 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो जो हम यहाँ पे निकालेंगे। क्रेडिट सेल जो की है डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल करना है आपको। एवरेज रिसीवेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, फिर एवरेज रिसीवेबल आ जाएगा वो। अब क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल करके आपको डेटर टर्नओवर रेशियो पता चल जाएगा। अब फिर आपको मंथ्स में पता करना है तो 12 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो कर देंगे, और डेज में निकालना है 365 डिवाइड बाय टर्नओवर रेशियो कर देंगे। नेक्स्ट है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। डेट इक्विटी रेशियो, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। जितने मैंने ऊपर कराए हैं ना स्टूडेंट्स, वो आई थिंक 7 तक, यहाँ तक तो आप सब कर लेना अच्छे से रेशियो के फॉर्मूलाज। अगर आपके पास टाइम है तो ऑपरेटिंग रेशियो, ये रेशियो एक बार इनको भी देख लेना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 1 2 3 4 4 ही हैं ये एक्स्ट्रा जो आप कर सकते हैं। एंड गोल्डन एग्ज़ाम ट्रिक स्टूडेंट्स, ये थे फाइनल नोट्स आपके यूनिट सेकंड के मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो आप सबके एग्ज़ाम है। अगर आप सिर्फ यही कर लोगे तो यूनिट सेकंड में काफ़ी है, आप कोई भी क्वेश्चन आओ इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन जितना इसमें कराया है उसको कंप्लीट करें। इस वीडियो को हो सके बार बार सुने, समझे क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। वह आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।